तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस से रिलेटेड है और बहुत लंबे समय बाद हमें एक अपडेट मिला है जहां पर एक 20 कोच की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो सीटिंग है पूरी उसको चलाया गया है बिटवीन मुंबई अहमदाबाद फॉर अ ट्रायल रन। तो वैसे रूट पूरा मुंबई वडोदरा अहमदाबाद था और यहाँ पर दोपहर 16 की ऑलरेडी चलती है मुंबई अहमदाबाद के बीच में और ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट तरीके से यूज होने वाला रूट है। सबसे ज्यादा पैसेंजर डिमांड यहाँ पे है, तो प्रोबेबिलिटी है कि 20 कोच की ट्रेन को यहाँ पर चलाया जाएगा और इसका जैसे 25% कैपेसिटी बढ़ेगी ट्रैवलर्स की। यहाँ पर हर कार में 78 लोग बैठ पाएंगे और टोटल जो ट्रेन कैपेसिटी होगी वो इसके जैसे ज्यादा हो जाएगी। ये काइंड ऑफ एक इंडिकेशन भी दे रहा है कि मुंबई अहमदाबाद के बीच में चाहे वो रोड हो बुलेट ट्रेन हो वो सब कुछ क्यों बन रहा है, क्योंकि डिमांड यहाँ पर स्पेशली एक हाई पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से बहुत ज्यादा है। बाय द वे कल हमने वंदे भारत एक्सप्रेस के जो जनक है मिस्टर सुधांशु मनी उनके साथ में एक पॉडकास्ट हमारे चैनल पे शेयर किया है जहां पर ऐसी जो कई ट्रेन पड़ी हुई है और अभी यूज नहीं की जा रही है वंदे भारत की, उनके बारे में भी बात किया है, तो जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी बढ़ते अगली खबर की तरफ जो आ रही है फिर से एक ट्रायल रन से रिलेटेड जो किया गया है न्यूली कंस्ट्रक्टेड पम्बम ब्रिज के ऊपर और ये तमिलनाडु में हुआ। तो आप जानते होंगे कि पम्बम ब्रिज हमारे देश के अंदर का एक लैंडमार्क है, वन ऑफ द मोस्ट यूनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पीसेस है। बहुत पुराना होने की वजह से यहाँ पर काम हो रहा था, एक लिफ्टिंग ब्रिज है, ये रेल ट्रैक्स को ऊपर उठा सकता है शिप्स के आने जाने के लिए। और रामेश्वरम के स्टेशन की तरफ का जो क्रॉसिंग है वहां पर ट्रायल जो ये किया गया वो ओवरहेड इक्विपमेंट को चेक करने के लिए किया गया। जो सेंट्रल लिफ्ट स्पैन है इसका वैसे लेट जुलाई में ही ट्रायल हो गया था और इसके कारण अभी धीरे धीरे हम क्लोज होते जा रहे हैं इस 72.5 मीटर के सिंगल लिफ्ट स्पैन वाले ब्रिज के अंदर ट्रेन को चलाने के लिए। ये 72.5 मीटर वैसे ब्रिज की लेंथ नहीं है, ये जो टुकड़ा ऊपर उठ सकता है उसकी लेंथ है। तो आप सोच सकते हो कि कितना ये यूनिक ब्रिज होगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है अशोका बेल्टकॉन से रिलेटेड, जिन्होंने दो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए एज L1 बिडर इमर्ज किया है और ये दोनों ब्रिज कॉन्ट्रैक्ट्स है जहां पर एक ब्रिज बनने वाला है थाने क्रीक के कोलशित से लेकर खालेर के बीच में, जो बेसिकली थाने और भिवंडी के अंदर के कनेक्शन को और बेहतर बनाएगा। और दूसरा भी जो ब्रिज कॉन्ट्रैक्ट है वो पास ही में ही है जहां पर गायमुख के पास में एक ब्रिज बनाया जाएगा थाने या फिर जैसे लोग उसके बाद में कहते हैं वसई क्रीक के पास में। तो ये दो ब्रिजेस के लिए इन्होंने बिडिंग की है। अब गवर्नमेंट के द्वारा प्रोबेबली इनको डिक्लेयर किया जाएगा क्योंकि इनका एक्सपीरियंस है प्रॉपर ब्रिजेस बनाने के अंदर और ये ब्रिज बनने का काम जल्द शुरू होते हुए भी नजर आएगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है आगरा मेट्रो लाइन 2 या AGCC 07 कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, जब पर 4 बिडर्स ने क्वालिफाई किया है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो ये एक 15.09 किलोमीटर की लाइन है जो आगरा कंटोनमेंट को कलंदी विहार के साथ में जोड़ेगा। 14 स्टेशन यहाँ पर होंगे और ऑब्वियसली UPMRC का ये प्रोजेक्ट है। ये लाइन पूरी तरीके से वायडक्ट पे होगी, नोई टनल से यहाँ पे नहीं होंगे। 14 एलिवेटेड स्टेशन होंगे, 530 मीटर के वायडक्ट यहाँ पर लाइन 1 के लिए कनेक्शन के हिसाब से बनाए जाएंगे जो कलिंदी विहार डिपो के पास में होने वाले हैं। होपफुली ये काम भी जल्द शुरू होगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है MP से रिलेटेड, जाके CM के द्वारा कहा गया है स्टेट जो उनका है वो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स पा चुका है ₹3200 करोड़ के और यहाँ पे जो प्रपोजल्स उनको मिले हैं वो कई इंटरनेशनल कंपनी से है जैसे एनवीडिया और गूगल, और उनके द्वारा कहा गया है कि ये इन्वेस्टमेंट्स तकरीबन 7000 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करेगी उनके स्टेट्स में। तो यहाँ पर 500 पार्टिसिपेंट्स ने एक्चुअली पार्टिसिपेट किया था इंटरैक्टिव सेक्शन में जो कि बेंगलुरु में हेल्ड किया गया था और इवेंट के दौरान कई सारे वन-ऑन-वन मीटिंग्स हुए CM की टीम के साथ में। प्रोमिनेंट कंपनीज के अलावा हम बात भी करें तो यहाँ पर रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इंडिया, लैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, DHL ग्लोबल, टेक महिंद्रा, ग्रो, माइक्रोसॉफ्ट, केनिट्स टेक्नोलॉजी, किर्लोस्कर सिस्टम्स ये भी है लेकिन बड़े नाम एनवीडिया गूगल के हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है एक नए IIM से रिलेटेड जो कि बनने वाला है पुणे में। स्पेसिफिकली कहे तो ये पिंपरी चिंचवड़ में होगा, जो पुणे का ये एक सैटेलाइट सिटी है और मेन जो IT हब वगैरह है पुणे का वो पिंपरी चिंचवड़ के पास में ही है। यहाँ पर 70 एकड़ का लैंड पार्सल दिया जाएगा इस प्रोजेक्ट के लिए और जो CM है महाराष्ट्र के उनके साथ में लोकल MP के डिस्कशंस यहाँ पे हो गए हैं। इसकी वजह से ऑब्वियसली पुणे ऑलरेडी ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस पुणे में है और IIM जैसा इंस्टीट्यूशन जो है यहाँ पर ऑब्वियसली रेपुटेशन मेंटेन करता है। इसके वजह से एंटरप्रेन्योरशिप, लोकल कम्युनिटी और एजुकेशनल लैंडस्केप को फायदा मिलेगा पूरे पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन में। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे देश ने लॉन्च किए एक और नए फ्लैगशिप स्कीम से रिलेटेड जिसका नाम है क्लीन प्लान प्रोग्राम, जिसका आउटले है 1766 करोड़ का। अब ये इसलिए किया गया है ताकि इंडिया के हॉर्टिकल्चर सेक्टर को रेवोल्यूशनाइज किया जा सके और जो फ्रूट क्रॉप्स है हमारे देश के अंदर उनकी क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ाई जा सके। इसके हिसाब से ये स्कीम लॉन्च की गई है। बेसिकली इसके अंतर्गत गवर्नमेंट करेगी, ये पैसा लगाएगी कई की कंपोनेंट्स को डेवलप करने के लिए, वर्ल्ड क्लास
क्लीन प्लांट सेंटर्स देश भर में बनाए जाएंगे। डायग्नोस्टिक, थेरेप्यूटिक्स और टिश्यू कल्चर लैब्स भारत में बनाए जाएंगे। एक रोबस्ट सर्टिफिकेशन सिस्टम बनेगा सीड्स एक्ट 1966 के साथ। लार्ज स्केल की नर्सरीज बनाई जाएंगी ताकि जो क्लीन प्लांटिंग मटेरियल है उसका एफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन हो सके, ताकि प्लांटेशन एकरेज बढ़ सके। इसके अलावा फार्मर्स को एक्सेस दिया जाएगा वायरस फ्री हाई क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल का, और इसकी वजह से इंक्रीज क्रॉप यील्ड्स और इनकम अपॉर्चुनिटीज किसानों को मिलेगी। दोस्तों, फ्रूट एक बहुत ही ज्यादा हाईली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हो सकता है। कई सारे वेस्टर्न नेशंस के अंदर जो है फ्रूट्स बहुत बड़े लेवल पे इंपोर्ट होते हैं। हमारे देश के अंदर क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स इतनी अच्छी ना होने की वजह से ज्यादातर प्रोड्यूस जो है वो भारत में टिकता है, लेकिन कुछ राज्यों ने, कुछ स्टेट्स ने इसके अंदर भी अभी स्पेशलाइज कर लिया है, जहाँ पे बहुत कुछ हम एक्सपोर्ट करते हैं। वो क्वालिटी प्रोडक्ट इतना अच्छा होता है कि हमें हमारे इंडियन प्रोडक्ट होने के बावजूद इंडियन मार्केट्स में देखने नहीं मिलता। ऑब्वियसली जो फार्मर्स इसके अंदर एंगेज होते हैं वो बहुत तगड़ा पैसा कमाते हैं, और ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी चाहती है कि ये इंडस्ट्री बढ़े। इसके हिसाब से ये स्कीम लॉन्च की गई है। अगली खबर दोस्तों विप्रो से रिलेटेड, जहाँ पर विप्रो हाइड्रोलिक्स जो एक हाइड्रोलिक सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आर्म है विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का, इन्होंने अनाउंस किया है कि इन्होंने अक्वायर कर लिया है कोलंबस हाइड्रोलिक्स को, जो कि यूएस बेस्ड हाइड्रोलिक सिलेंडर मैन्युफैक्चरर है, जो 1952 की कंपनी है और बहुत स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन मेंटेन करती है हाइड्रोलिक इंडस्ट्री के अंदर, और कस्टम हाइड्रोलिक सिस्टम्स बनाने के अंदर इनका स्पेशलाइजेशन है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, टर्फ मेंटेनेंस एंड मरीन एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर ऑब्वियसली एक्विजिशन के जरिए एक्सपेंशन चाहते हैं, और विप्रो ने ये कर लिया है एक अमेरिकन कंपनी को खरीद कर। अगली खबर दोस्तों गुड़गांव मेट्रो रेल से रिलेटेड, जहां पर एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखा गया है बोथ राइडरशिप एंड रेवेन्यू के अंदर इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024-25 फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पर जो कॉर्पोरेशन है मेट्रो की, उन्होंने रिकॉर्ड किया है 10.49% ऑफ ग्रोथ इन रेवेन्यू, जो टोटल हो रहा है 8.11 करोड़ का पहले क्वार्टर के लिए, और राइडरशिप जो है वो 8.75% से बढ़ी है। धीरे धीरे जो लोग यूज कर रहे हैं गुड़गांव रैपिड मेट्रो, उनकी संख्या बढ़ रही है। और यहाँ पे मेजरली दोस्तों अगर आप गुड़गांव मेट्रो को जानते हो तो ये थोड़ा अलग थी दिल्ली के मेट्रो नेटवर्क से, लेकिन रिसेंटली इसको जोड़ा भी गया। इसके वजह से दिल्ली के मेन नेटवर्क का ये हिस्सा धीरे धीरे बन गई। इसके कारण जो लोग अभी धीरे धीरे ट्रैवल कर रहे हैं इन मेट्रो सिस्टम्स के अंदर, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, और जो फ्यूचर में और कनेक्शन होंगे उसके वजह से और ये लोग यहाँ पे मेट्रो का इस्तेमाल करेंगे, और ये हर मेट्रो की कहानी है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रिलेटेड, जहाँ पर पहला एयरक्राफ्ट लैंडिंग के लिए एक डेट डिसाइड की गई है 31 अक्टूबर की, और ये ट्रायल बेसिस के हिसाब से की जाएगी। तो दोस्तों रिसेंटली मैंने खबर कवर की थी कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम या ILS सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के लिए ट्रायल फ्लाइट ली गई थी। अब ये लैंड नहीं होती है, रनवे के पैरेलली बहुत नीचे से जो है फ्लाई बाय करती है मल्टीपल, और फिर कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी जो ये मैं अगले टेस्ट की बात कर रहा हूँ, ये एक्चुअल टेस्ट होगा जहाँ पर किसी एयरक्राफ्ट को लैंड किया जा सकता है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ILS टेस्टिंग जो है कंक्लूड कर ली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिनिश इसको नहीं कर पाए थे क्योंकि वेदर जो है वो बहुत बारिश वाला था। इसके बाद में 12 अगस्त को जो है प्लानिंग अब की गई है कि टेस्टिंग को रिज्यूम किया जाएगा, नहीं आज प्रोबेबली टेस्टिंग होगी, और इसके बाद में एक एक्चुअल रनवे प्रिसिजन अप्रोच के हिसाब से लैंडिंग करने के लिए एक काम यहाँ पर किया जा सकता है रनवे सेंटर लाइन को देखते हुए। अगर आप लोग थोड़ा एविएशन को समझते हो तो जनरली रनवेज और एयरपोर्ट्स के ऊपर लोकलाइजर होता है, जहाँ पर प्लेन बेसिकली एक इमेजिनरी कोन में घुसता है, जहाँ पर उसको नेटवर्क मिलते रहता है, और उस कोन के अंदर ही उसको रहना है। ऑटोमेटिकली वो रनवे की सिधाई में प्रॉपर हाइट एंड डिस्टेंस के साथ में पहुंचना शुरू हो जाता है, जो कि बहुत जरूरी है ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पर बिल्कुल भी आपको दिख नहीं रहा है, बादल बहुत नीचे है, बारिश का मौसम है, कुहासा है, उस टाइम पे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है इंडिया के क्रूड ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड, जहाँ पर सिग्निफिकेंट एक्सपांशन किया जाने वाला है नुमालीगढ़ रिफाइनरी का, और ये अर्ली 2025 में ही खत्म कर दिया जाएगा। एक्सपांशन से कहा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम जो है उनके द्वारा ये एक्सपेंशन हाईलाइट किया गया है। और वैसे ये आसाम का प्रोजेक्ट है जो करेंटली अंडर वे है। यहाँ पर इसकी कैपेसिटी इसकी वजह से बढ़ जाएगी टू 9 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम, और वैसे 2000 साल में इसको बना लिया गया था, जहाँ पर उस टाइम पे इसकी कैपेसिटी सिर्फ 3 मिलियन की थी। अब बढ़ा बढ़ा के इसको 9 मिलियन तक लेके जाया जा रहा है। और यहाँ पर जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स होंगे वो होंगे मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, जो कि BS4 से लेकर BS6 स्पेसिफिकेशंस तक यूजफुल होंगे। आज के आसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो रोहन पूछते हैं, इट्स वेरी गुड टू सी गवर्नमेंट इन्वेस्ट हेवीली इन रेलवेज, बट कैन इंडिया एवर बिकम रेलवे नेशन लाइक स्विट्जरलैंड और नेदरलैंड्स? तो देखो यार, स्विट्जरलैंड नेदरलैंड से ना कंपेयर मत करो, क्योंकि हमारे देश के राज्यों के अंदर यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन है और स्टेट से छोटे ये देश है, और बहुत ज्यादा हाई इनकम और बहुत अलग इंडस्ट्री के ऊपर बेस्ड ये देश है। तो रेलवे को भी यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते। पहली बात तो ये कि इंडिया एक रेलवे नेशन ऑलरेडी है। जितना हमारा वास्ट रेलवे नेटवर्क है, वहां पे कई देश है दुनिया भर में जितने जहां पर इस तरीके का रेलवे कनेक्शन नहीं है, और पैसेंजर के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। अगर नॉर्थ ईस्ट को पिछले कुछ सालों से हिसाब से देखे तो वहां पे भी हो रहा है, पहले वहां नहीं था और एक्सट्रीम नॉर्थ में नहीं था, लेकिन बाकी पूरा का पूरा देश जो है वो रेलवे से बहुत ही ज्यादा तगड़े तरीके से जुड़ा हुआ है। कोई बड़ा शहर नहीं होगा जहां पर रेलवे कनेक्शन नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम
देश के अंदर जो है वो क्वालिटी की है। हमारे देश के अंदर अभी भी बहुत सारे लोगों के लिए, इनफैक्ट मेजोरिटी लोगों के लिए रेलवे ही प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जब भी दूर जाना होता है तब। तो यहाँ पर रेलवे नेशन ही हम कहेंगे, नहीं तो क्या कहेंगे। हाँ, लेकिन क्वालिटी हो गई, स्पीड हो गई, पंक्चुअलिटी हो गई, फीचर्स हो गए, कम पैसेंजर कंफर्ट हो गया, टिकट अवेलेबिलिटी हो गई, ये सब चीजें जब सही बनेगी तब हम सही मायने में गुड रेलवे नेशन बन पाएंगे। सिर्फ रेलवे नेशन होकर मतलब नहीं है, एक गुड रेलवे नेशन होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट जो है रेलवेज कर रही है और धीरे धीरे चीजें देखने मिलेगी। अब ऑब्वियसली गवर्नमेंट को पॉलिटिक्स भी ध्यान में रखना पड़ता है। अब वो एसी कोच बहुत बना रहे थे ताकि रेलवे का एक अपग्रेडेशन हो सके, लेकिन फिर इलेक्शंस के बाद में अब एसी की संख्या कम कर दी गई है और जनरल के ऑर्डर्स दिए गए हैं। इनफैक्ट कंपनी जो है वो बंद हो रही है क्योंकि एसी की संख्या इतनी कम की जा रही है रेलवेज में। वंदे भारत के प्रोडक्शन ऑर्डर्स को होल्ड पे रखा गया है। कई ऐसी चीजें हैं। तो ये समय के साथ की बातें हैं जो हमें धीरे धीरे होते हुए नजर आएगी। वैसे ही ऐसे विषयों पर मैंने पॉडकास्ट पर डिस्कस किया है मिस्टर सुधांशु मनी के साथ हमारे चैनल पे, जो वंदे भारत एक्सप्रेस के जनक है। तो वो भी आप चैनल पर जाकर जरूर देख सकते हो। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।